हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है अजीत बेसिक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि पिछली वीडियो आपने देखी ही होगी, मैंने यूनिट 5 स्टार्ट की थी। और यूनिट 5 में हम स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे। कई सारे स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिए थे, यानी मुख्य गुहा के बारे में हमने बता दिया था। उसमें क्या क्या बचा हुआ है वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम देखने वाले हैं जो टंग बची हुई थी जीभ के बारे में। जीभ के बारे में हम देखेंगे कि कैसी जीभ होती है, क्या होती है, कि इससे क्या क्या होता है। और हमने पिछली वीडियो में आपको क्या क्या बता दिया था, ओंठ के बारे में बता दिया, दांत के बारे में, और जीभ के बारे में बचा है। जीभ के बारे में आज हम देख लेंगे। और लाल ग्रंथियाँ जो हैं वो हम बाद में देखेंगे। जो यहाँ पर एसोसिएटेड ग्लैंड लिखा है, यहीं पर हम देखेंगे जितनी भी लाल ग्रंथियाँ हमारे शरीर में पाई जाती हैं। जैसे सलेवरी ग्लैंड हो गया, यानी कि लाल ग्रंथि हो गई, और पेनक्रियाज ग्लैंड हो गई, अग्नाशय जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, और लीवर हो गया। तो उसके बारे में यहाँ पर हम बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो में देख लेंगे। जब तक यहाँ पर हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जीभ जो होती है, जीभ क्या होती है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं। और फिर हम आगे देखेंगे, आपको बताएंगे कि ग्रसनी क्या होती है। ठीक है, ग्रसनी के बाद ग्रसिका देखेंगे, ग्रसिका के बाद अमाशय देखेंगे, अमाशय के बाद हम आंत देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको अच्छी तरह से बिल्कुल हिंदी में बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने टंग हेडिंग डाल ली, जिसे हम हिंदी में जीभ बोलते हैं। तो जीभ इस प्रकार का हमने मुख बना लिया अपना, और इस प्रकार से। ठीक है, ऊपर वाला क्या है, तालु है। हमने पिछली वीडियो में आपको सारी जानकारी दे दी थी। ऊपर वाला हमारा तालु है, और नीचे वाले जो लाल कलर से हमने बना दी है, इसे हमने जीभ बोल दिया, यानी टंग। और यहाँ पर जो जीभ होती है वो यहाँ पर किससे जुड़ी हुई होती है, नीचे की ओर आप देखेंगे तो फ्रेनम लिंगुआ से जुड़ी हुई होती है। यानी कि जब आप अपनी जीभ को उठाते हैं तो पतली सी झिल्ली जो लगी हुई होती है। जब जीभ को आप अपनी उठाते हैं तो पतली झिल्ली लगी होती है नीचे, जिसे हम क्या बोल देते हैं, फ्रेनम लिंगुआ बोल देते हैं। और ये जो जीभ होती है पीछे से हायोइड बोन से जुड़ी हुई होती है। हायोइड जो बोन होती है उससे ये जीभ जुड़ी हुई होती है। और किसकी मदद से, लिगामेंट की मदद से। कुछ ऐसे फाइबर होते हैं जिनकी मदद से जो जीभ होती है वो हायोइड बोन से जुड़ी हुई होती है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जीभ किससे जुड़ी हुई होती है, हायोइड बोन से जुड़ी हुई होती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो जो जीभ होती है ये मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी के आधारीय सतह में पाई जाती है। जीभ जो होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, आपको पता है। अब मुख गुहा में पाई जाती है, यानी मुख में पाई जाती है, और आधारीय सतह पर पाई जाती है। और पीछे का हिस्सा, जीभ का जो पीछे का हिस्सा होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, हायोइड बोन से जुड़ा हुआ होता है। सिंपल सी बात है। और आगे का जो हिस्सा होता है जीभ का वो फ्री होता है, हम जिधर मूव कराना चाहें करा सकते हैं। और जीभ जो होती है कंकालीय पेशी की बनी हुई होती है। कंकालीय पेशी हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो जीभ होती है वो, जीभ क्या है, एक पेशी है, एक मसल है। और जो किससे जुड़ी हुई होती है, एक कंकाल से जुड़ी होती है। कंकाल का यानी जो बोन का नाम है हायोइड बोन है। ये जो जीभ है वो किससे जुड़ी हुई है, कंकाल से जुड़ी हुई है। इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, कंकालीय पेशी बोल देते हैं। ठीक है, जीभ जो होती है वो हमारे कंट्रोल में होती है। यानी जीभ हम अपनी इच्छा के अनुसार उसे जिस तरह से मूव कराना चाहें तो मूव करा सकते हैं। और जीभ के क्या क्या कार्य होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जीभ से हम क्या करते हैं, बोलते हैं। जीभ से क्या करते हैं हम, जो खाना होता है दांतों में वो निकाल लेते हैं। और क्या करते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसे अच्छी तरह से लार मिक्स करते हैं जीभ के द्वारा। ओके, तो इस प्रकार से जीभ के अलग अलग कार्य होते हैं। ठीक है, जीभ के द्वारा हम स्वाद चखते हैं। ये जीभ ना होती तो हम स्वाद नहीं चख पाते। तो इस प्रकार से जीभ के अलग अलग कार्य होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। और यहाँ पर ये पॉइंट हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि जीभ जो होती है वो कौन सी बोन से जुड़ी हुई होती है, हायोइड बोन से जुड़ी हुई होती है। जीभ कैसी पेशी है, कंकालीय पेशी होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर जीभ का कुछ स्ट्रक्चर बना रखा है। यदि हम अपनी जीभ को काट कर देखते हैं तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, ये हमारी जीभ है। अब जीभ कैसी होती है, क्या क्या इसमें होता है, वो हम सारी जानकारी आपको बता देंगे। सिर्फ हमारी बातों को ध्यान से सुनना है। ठीक है, अपने आप से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपको वही सुनना है, तब आप इसे अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखिए, ये हमने जीभ बना दी।
जीभ का ये पीछे वाला हिस्सा है और जीभ का ये आगे वाला हिस्सा है। ये वाला हिस्सा किससे जुड़ा हुआ होता है? पीछे वाला हायोइड बोन से जुड़ा हुआ होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और यहाँ पर जीभ के पीछे साइड में देखें तो बी शेप में कुछ इस प्रकार से पाया जाता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? बेलम प्लेटी बोल देते हैं। ये आपको याद नहीं करना, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, जो याद करना है वो मैं आपको बता दूंगा। इसके बीच में क्या होता है? फोरामेन सीकम होता है, जिससे ये बेलुम प्लेटी जो होता है वो आपस में जुड़ा रहता है। और जीभ पर बहुत सारे सूक्ष्म क्या पाए जाते हैं? पेपेली पाए जाते हैं, यानी बहुत उभार पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे से, ठीक है, बहुत छोटे छोटे से उभार पाए जाते हैं यहाँ पर। यदि हम इसको जूम करके देखते हैं, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, ये छोटा छोटा क्या है, इसको हम जूम करके मैंने देखा तो इस प्रकार के यहाँ पर क्या दिखाई दिए हमें? पेपेलिया दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए? पेपेली, जिसे हम क्या बोल देते हैं हिंदी में? उभार बोल देते हैं। तो इस प्रकार के उभार हमारे जीभ के ऊपर पाए जाते हैं, हमको सूक्ष्म दृष्टि से जब देखते हैं तब हमें दिखाई देते हैं। इस प्रकार के उभार पाए जाते हैं ताकि जो जीभ का जो सरफेस है, जो सतह है, वो कैसी हो जाए? वो एक रफनेस प्रदान करती है। वो क्या करती है? अगर रफनेस प्रदान करती है ताकि हम उस पर खाना रखें तो वो फिसले ना। यदि फिसल जाएगा तो क्या करेंगे? हम उसे चबा नहीं पाएंगे। इसीलिए वहाँ पर क्या होता है? जीभ के ऊपर एक रफनेस प्रदान करने के लिए ये उभार पाए जाते हैं ताकि जो खाना है वो अच्छी तरह से रुका रहे और हम उसे अच्छी तरह से चबा कर खा सकें, ठीक है। तो इस प्रकार के उभार यहाँ पर जीभ के ऊपर पाए जाते हैं, इसीलिए जो खाना होता है वो फिसलता नहीं है, ठीक है। इनकी वजह से खाना रुका रहता है और हम उसे अच्छी तरह से चबा सकते हैं और उसका टेस्ट ले सकते हैं। तो जीभ के ऊपर इस प्रकार के यहाँ पर उभार पाए जाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में पेपेली बोलते हैं। और ये इन्हीं उभार के नीचे आप देखेंगे तो कुछ टेस्ट रिसेप्टर होते हैं। इस प्रकार के टेस्ट रिसेप्टर होते हैं जो कि टेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार का टेस्ट है। जो घुलनशील जो हम पदार्थ खाते हैं, जो घुल जाते हैं, जैसे हमने समोसा खाया, बिस्कुट खाया, नमकीन खाया, जो घुलनशील पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं? जैसे ही हम अपनी जीभ के ऊपर रखते हैं तो वो घुलने लगते हैं। घुलने लगते हैं तो उनका जो रस है वो कहाँ पर आता है? इन टेस्ट रिसेप्टर के पास आता है और हमें पता लग जाता है कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं, ठीक है। और यदि हम जो घुलनशील पदार्थ नहीं खाते हैं, जैसे हमने पत्थर खाने लगे, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं जैसे पत्थर घुलनशील पदार्थ है ही नहीं, जैसे हम पत्थर खाते हैं तो क्या होता है? उसका हमें टेस्ट नहीं पता लगता है, नहीं पता लगता है। जो घुलनशील पदार्थ होता है उसी का ही हमें टेस्ट पता लगता है। ये बात आप जान चुके हैं। तो ये क्या होता है? टेस्ट रिसेप्टर होते हैं, इनकी मदद से हमें किसी भी स्वाद का पता लगता है, कैसा भी स्वाद हो, खट्टा हो, मीठा हो, कड़वा हो, सबका स्वाद हमें इन टेस्ट रिसेप्टर से पता लगता है, जो कि जीभ के ऊपर पाए जाते हैं। और इस बेलम प्लेटी के ऊपर कुछ छोटे छोटे से उभार यहाँ पर आपको दिख पा रहे होंगे, इस लाल पेन से हमने बना दिए, जिसे हम सर्कमबेलेट बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक तरह के उभार ही होते हैं जिनसे हमें टेस्ट का पता लगता है। और ये कुछ यहाँ पर फोलिएट पाए जाते हैं, ये भी इस तरह के उभार होते हैं पत्ती जैसे, ठीक है। तो इनसे भी हमें कुछ ना कुछ पता लगता है। ये जो फोलिएट होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जीभ, ये जीभ है, जीभ के इस साइड पाए जाते हैं, लेटरल साइड पर, इस साइड पाए जाते हैं, इस साइड, ठीक है। तो क्या होता है कि जो फोलिएट होते हैं वो लेटरल साइड पर हमारे जीभ में पाए जाते हैं, जो कि पत्ती नुमा होते हैं। वो मैं यहाँ पर बता दूंगा आपको, मेरे लिखे हुए हैं पॉइंट। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार के उभार होते हैं जो कि फंजाई जैसे दिखते हैं, फंजाई नुमा होते हैं। फंजाई कैसी? जैसे मशरूम आपने देखा होगा, उस प्रकार के उभार यहाँ पर जीभ के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि हम सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तभी हमें दिखाई देते हैं। और यहाँ पर एक प्रकार के उभार होते हैं जिसे हम फिलीफ्रोम पेपेली बोलते हैं। फिलीफ्रोम पेपेली का क्या मतलब होता है? ये पूरी जीभ पर पाए जाते हैं, पूरी जीभ पर, ठीक है। और फंजाइफ्रोम पेपेली होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक जगह पर पाए जाते हैं, जीभ के बीच में भी पाए जा सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक यानी विशिष्ट जगह पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जीभ के ऊपर बहुत छोटे छोटे से उभार पाए जाते हैं और इसको हम सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो इस प्रकार के दिखाई देते हैं, जिसमें टेस्ट रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हमने पॉइंट लिखे हैं, उनके बारे में देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं फिलीप्रोम पेपेली, यानी फिलीप्रोम जो उपहार होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। ये वाले उपहार ये जो होते हैं ये संख्या में सबसे ज़्यादा होते हैं। जो फिलीप्रोम पेपेली जो फिलीप्रोम वाले उपहार होते हैं वो पूरी जीभ पर पाए जाते हैं और संख्या में सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, देखिए पूरे जीभ पर पाए जाते हैं, संख्या में सबसे ज़्यादा होते हैं, आकार में सबसे छोटे होते हैं। आकार में ये रिसेप्टर जो होते हैं या जो उपहार होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और जीभ की सफ़ेदी का कारण बनते हैं। जीभ जो हमें सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देती है वो फिलीप्रोम पेपेली यानी जो फिलीप्रोम पेपेली जो उपहार होते हैं इनके कारण ही हमें जीभ जो होती थोड़ी थोड़ी सी वाइट दिखाई देती है और स्वाद संवेदांग नहीं होते हैं। जो फिलीप्रोम पेपेली जो होते हैं, फिलीप्रोम वाले जो उपहार होते हैं उनसे हमें कोई भी स्वाद का पता नहीं लगता है, यानी इनमें जो होते हैं कोई भी टेस्ट रिसेप्टर नहीं पाए जाते हैं, इनसे हमें किसी भी स्वाद का पता नहीं लगता है। और यहाँ पर हम बात करते हैं फंजाई फॉर्म पेपेली। फंजाई फॉर्म पेपेली कैसे होते हैं, जो कि फंजाई के आकार के होते हैं। देखिए इसके कारण जीभ पिंक होती है। जो फंजाई फ्रॉम पेपेली होते हैं हमारी जीभ के ऊपर पाए जाते हैं, जिससे जो जीभ होती है वो थोड़ी सी पिंक कलर की दिखाई देती है। ठीक है, हमारी जो जीभ होती है वो थोड़ी थोड़ी सी पिंक कलर की दिखाई देती है। किसके कारण दिखाई देती है, फंजाई फ्रॉम पेपेली हमारी जीभ के ऊपर पाए जाते हैं इसके कारण। और स्वाद संवेदनांग पाया जाता है, यानी फंजाई फ्रॉम पेपेली ऐसे पेपेली यानी ऐसे उपहार होते हैं जिसमें टेस्ट रिसेप्टर पाए जाते हैं, स्वाद संवेदनांग पाए जाते हैं जिनसे हमें स्वाद का पता लगता है। और ये जो होते हैं मशरूम आकार के होते हैं। फंजाइफ्रम पेपेली जो जीभ के ऊपर पाए जाते हैं, यदि हम इसको सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो मशरूम के आकार के हमें दिखाई देते हैं, जिसमें टेस्ट रिसेप्टर होता है जिससे हमें स्वाद का पता लगता है। समोसा खाते हैं तो समोसा का स्वाद जो होता है वो हमें पता लगता है, किसकी मदद से, फंजाइफ्रम पेपेली की मदद से। ओके, और जो फोलिएट होते हैं जो कि लेटरल साइड पर पाए जाते हैं हमारे जीभ के लेटरल साइड पर पाए जाते हैं, इस साइड पर। ठीक है, इस साइड पर किनारे किनारे जीभ के, तो ये लेटरल साइड पर पाए जाते हैं और पत्ती आकार के होते हैं इस प्रकार के। देखिए इस प्रकार के पत्ती के आकार के होते हैं। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया। और ये ह्यूमन में क्या होते हैं, अवशेषी होते हैं, यानी ह्यूमन में पहले पाए जाते होंगे बहुत 1000 साल पहले 2000 साल पहले पाए जाते होंगे, लेकिन अब ह्यूमन में क्या है, अवशेषी हैं, अब नहीं पाए जाते, पहले पाए जाते थे बहुत वर्षों पहले। ओके, और यहाँ पर जो चौथा है सर्कमबैलेट पेपेली, अभी मैंने आपको बताया, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ सर्कमबैलेट पेपेली। देखिए इस प्रकार का सर्कमबैलेट पेपेली इस प्रकार का होता है, किसके ऊपर पाया जाता है, बेलम प्लेटी के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, तो ये सर्कमबैलेट पेपेली होता है। देखिए सबसे पीछे वाले हिस्से में पाया जाता है और संख्या में 6 से 8 होता है। ये जो उपहार होते हैं संख्या में 6 से 8 होते हैं इस प्रकार से। ओके, तो ये बात आप जान चुके हैं सर्कमबैलेट पेपेली के बारे में। तो यहाँ पर हमने कुछ 4 पेपेली बताएं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और यही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं आपको जब लास्ट वीडियो जब एक बना दूंगा, मैं सारा सिलेबस जब कंप्लीट करा दूंगा और फिर बाद में एक लास्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें हम सारे के सारे जितने भी एमसीक्यू हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो हम सारी यूनिट से लेंगे और एक ही वीडियो में सारे के सारे इंक्लूड कर देंगे, ताकि आपको बार बार दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही बार में आपका पूरा का पूरा काम हो जाए, ताकि आपको कोई भी मॉडल पेपर खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, मॉडल पेपर में कुछ स्पेशल नहीं होता है, यहीं से उठा के वहाँ पर लिख दिया जाता है। आप देखेंगे तो यहाँ से कई सारे प्रश्न जो हैं आपके मॉडल पेपर में छपे हुए होंगे। ओके, और आप ये सब कर लेंगे और कई यूनिवर्सिटी में ये कराया भी नहीं जाता है, सिर्फ आपको जो सिलेबस में दिया सिर्फ उतना है। और लेकिन जब आप मॉडल पेपर देखते हैं तो उसमें कई सारे एमसीक्यू जो होते हैं जो कि यहाँ से पूछे जाते हैं, उस सिलेबस से अंदर से। ठीक है, तो इस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके सारे एमसीक्यू अच्छी तरह से हो जाएं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने अब जीभ के बारे में पढ़ लिया, दांत के बारे में पढ़ लिया, होंठ के बारे में पढ़ लिया।
तो जीभ के बारे में कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आता है लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ जो है वो मैंने अभी आपको बता दिया है कि लार ग्रंथियाँ हम यहाँ पर जो सहायक ग्लैंड हैं इनमें हम पढ़ेंगे, एक वीडियो बना देंगे लास्ट में एसोसिएटेड ग्लैंड, तो उसमें हम ये लार ग्रंथियों के बारे में यानी जितनी ग्रंथियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ग्रसनी के बारे में। मुख गुहा यहाँ पर समाप्त हो गई है। अब यहाँ पर हम ग्रसनी के बारे में पढ़ते हैं, ग्रसनी क्या होती है और किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ग्रसनी, जिसे हम क्या बोल देते हैं, फायरिंग्स बोल देते हैं। ओके, तो ग्रसनी क्या होती है इसकी पूरी जानकारी अब हम देने वाले हैं। देखिए जो ग्रसनी होती है, चलिए मैं आपको पहले पढ़ के समझा देता हूँ, फिर हम आपको इमेजिनेशन से समझाऊंगा। ठीक है, तो जो क्या होता है, ग्रसनी जो होती है, ओरल कैविटी का भीतरी भाग जो होता है वो ग्रसनी कहलाता है। ओरल कैविटी को हम क्या बोल देते हैं, बक्कल कैविटी भी बोल देते हैं, और इसे हिंदी में कहें तो मुख गुहा बोलते हैं। तो मुख गुहा का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। सबसे भीतरी भाग ग्रसनी कहलाता है। और ये ग्रसनी जो होता है भोजन तथा श्वास का एक ही सामान्य रास्ता है, यानी भोजन भी ग्रसनी से होकर जाता है और श्वास भी जो होती है वो ग्रसनी से होकर जाती है। तो एक ये कॉमन रास्ता है, एक ही रास्ता है जहाँ पर ये भोजन और श्वास एक ही रास्ते से जाते हैं। ये बात आप जान चुके हैं, परीक्षाओं में यही प्रश्न पूछा जाता है कि भोजन और श्वास का रास्ता किसे कहते हैं, ग्रसनी को कहते हैं। ग्रसनी के ऊपर नासा ग्रसनी तथा नीचे मुख ग्रसनी होती है। ठीक है, ग्रसनी के ऊपर देखें तो क्या होती है, नासा ग्रसनी होती है, और इसके जब नीचे देखते हैं तो ये मुख ग्रसनी होती है जहाँ से खाना आता है। तो क्या होता है, जैसे हम सांस लेते हैं और जैसे ही हम अपने खाना खाते हैं तो खाना और सांस एक ही जगह पर मिलते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, ग्रसनी बोल देते हैं। सांस लेते हैं यहाँ से नाक से और मुंह से क्या खाते हैं, खाना खाते हैं, और एक ही जगह पर जब मिलते हैं तब हम उसे क्या बोल देते हैं, ग्रसनी बोल देते हैं, जिसे हम इंग्लिश में फेरिंग्स बोलते हैं। और ये ग्रसनी जब मुख की ओर खुलती है, मुख की ओर खुलती है तब हम उसे क्या बोल देते हैं, ओरोफेरिंग्स बोल देते हैं। ये ग्रसनी जब मुंह की ओर खुलती है तब हम उसे ओरोफेरिंग्स बोल देते हैं, और जब ये ग्रसनी नाक की ओर खुलती है तब हम उसे नेजोफेरिंग्स बोल देते हैं। जब ये ग्रसनी लैरिंजियोफेरिंग्स की ओर खुलती है, यानी श्वास नली की ओर खुलती है, ये वाली श्वास नली है इसकी ओर जब ग्रसनी खुलती है तब हम उसे क्या बोल देते हैं, लैरिंजियोफेरिंग्स बोल देते हैं। तो इस प्रकार से फेरिंग्स को 3 भागों में बांटा गया है। जो फेरिंग्स मुख की ओर उसे हम ओरोफेरिंग्स बोल देते हैं, और जो फेरिंग्स नाक की ओर खुलती है तब हम उसे नेजोफेरिंग्स बोल देते हैं, और जब ग्रसनी श्वास नाल की ओर खुलती है तब हम उसे लैरिंजियोफेरिंग्स बोल देते हैं। ये बात आप जान चुके हैं। और यहाँ पर ये इव्यूला लटका हुआ है। इव्यूला जो लटका हुआ होता है, हम अपनी मुख गुहा को खोलते हैं तो लटका हुआ जो भाग होता है उसे हम इव्यूला बोलते हैं। और जीभ को जब हम अपने ऊपर लगाते हैं तब हम उसे पैलेट बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में तालू बोलते हैं। टंग को हम जीभ बोलते हैं। एपिग्लोटिस हम किसे बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में घाटी ढक्कन बोलते हैं। तो ये घाटी के ऊपर क्या होता है, घाटी ढक्कन होता है, और घाटी को हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, ग्लोटिस बोल देते हैं। ठीक है, और इस घाटी के ऊपर क्या होता है, घाटी ढक्कन होता है, जिसे हम इंग्लिश में एपिग्लोटिस बोलते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो आप अपनी गर्दन में देखेंगे जो उठा हुआ भाग है, जो उठा हुआ भाग है वो क्या है, घाटी कहलाता है। जो उठा हुआ भाग है गर्दन में उसे हम घाटी बोलते हैं। ओके, और ये क्या है, ओइसोफेगस है, जिसे हम ग्रासनली बोलते हैं, इसी में ही खाना जाता है। और गलट क्या होता है, इस ओइसोफेगस के ऊपर वाला भाग जो होता है उसे हम गलट बोलते हैं। और इस ये वाली जो नली होती है जो घाटी होती है, और यहाँ पर क्या है, घाटी ढक्कन है, यहाँ से क्या जाता है, सांस जाती है, ऑक्सीजन जाती है। ठीक है, और इस नली से खाना जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, ग्रसनी में ये सारे का सारा इंतजाम होता है। तो चलिए अब हम आपको और अच्छी तरह से समझाते हैं ग्रसनी का क्या कार्य होता है। ग्रसनी का क्या कार्य होता है ये देखिए, समझने वाली बात है, समझ जाइए। देखिए, जब हम खाने को गटकते हैं, जब हम निगलते हैं खाने को, ठीक है, उसे हम गटकते यहाँ पर लिख दिया है हमने। जब हम अपने खाने को निगलते हैं या गटकते हैं तो क्या होता है, जीभ को तालू से अटैच करते हैं। जीभ को हम अपने तालू से अटैच करते हैं।
ठीक है, यानी पैलेट से अटैच करते हैं, जिससे खाने को धक्का देते हैं। यानी जब हम अपनी जीभ को तालू से अटैच करते हैं तो खाना जो होता है वो अंदर की ओर जाता है, उसे हम धक्का देते हैं। और इब्यूला जो होता है, जो लटका हुआ जो भाग है, अपने मुख को खोलिए तो उसमें जो लटका हुआ भाग है वो नासा ग्रसनी को बंद कर देता है, यानी नाक के रास्ते को बंद कर देता है। और ग्लोटिस, और जो ग्लोटिस होता है, ग्लोटिस का मतलब जो घाटी होता है, वो ऊपर उठ जाता है, वो ऊपर उठ जाता है और एपिग्लोटिस से जुड़ जाता है। एपिग्लोटिस यानी घाटी ढक्कन से जुड़ जाता है, इसलिए जो श्वास नली होती है वो बंद हो जाती है और खाना सीधे कहाँ जाता है, इस ग्रास नली के अंदर जाता है, जिसे हम ग्रसिका भी बोल देते हैं। तो इसके अंदर क्या चला जाता है, खाना चला जाता है। तो चलिए अब हम आपको एक बार और समझा देता हूँ ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी तरह से हो जाए। तो देखिए, जैसे ही हम खाने को निगलते हैं, अब हमारी बातों को समझिए सिर्फ, जैसे ही हम अपने खाने को निगलते हैं तो जीभ को हम किससे अटैच करते हैं, तालू से अटैच करते हैं ताकि खाना अंदर चला जाए। तो जैसे ही हम अपनी जीभ को तालू से अटैच करते हैं तो खाना अंदर जाता है, और जो इब्यूला होता है, जो लटका हुआ भाग होता है छोटा सा, वो नाक वाले रास्ते को यानी नासा ग्रसनी को बंद कर देता है। और जैसे ही नासा ग्रसनी को बंद करता है तो जो ग्लोटिस होता है, जो घाटी होता है, वो ऊपर उठ जाता है। घाटी जो होता है, ये वाली घाटी, ये ऊपर उठ जाती है और ये घाटी ढक्कन से जुड़ जाती है। अब जैसे ये घाटी ढक्कन से जुड़ जाती है तो श्वास वाला जो रास्ता होता है वो बंद हो जाता है, और जो ग्रसनी वाला रास्ता होता है, ग्रास नली वाला, वो खुल जाता है और खाना इसमें चला जाता है। तो ये बात आप जान चुके हैं। एक बार और आप रिवाइज करेंगे, वीडियो को पीछे कर करके देखेंगे तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं ओइसोफेगस। ओइसोफेगस जिसे हम ग्रास नली या ग्रसिका के नाम से जानते हैं। तो सबसे बड़ी जो ग्रास नली होती है वो जिराफ की होती है, क्योंकि उसकी गर्दन काफ़ी बड़ी होती है। इसमें पाचन एंजाइम स्त्रावित नहीं होते हैं, इसमें केवल म्यूकस को स्त्रावित किया जाता है। म्यूकस जो होता है चिकना पदार्थ होता है ताकि खाना अच्छी तरह से अमाशय में आ सके, और जे आकार के अमाशय में खुलता है। जे आकार का जो अमाशय होता है इसमें ये ग्रास नली जाकर खुलती है, ठीक है, और खाना आसानी से इसमें आ जाता है क्योंकि म्यूकस स्थापित होता है ग्रास नली के अंदर। नलिका जैसी रचना जो गर्दन से जुड़ी हुई होती है, जो ग्रास नली होती है एक नलिका जैसी संरचना ही है जो कि गर्दन से जुड़ी हुई होती है, फिर बाद में अमाशय में खुलती है। ओके, अमाशय क्या होता है, अमाशय को देख लेते हैं। इसके बाद हम अमाशय को पढ़ने वाले हैं, जिसे हम पेट भी बोल देते हैं, हिंदी में कहें बिल्कुल, ठीक है। तो स्टमक क्या होता है, खाली होने पर जे आकार की रचना होती है। यदि हमारा अमाशय जो होता है यदि वो खाली होता है तब वो जे आकार की संरचना होती है उसकी। थैलीनुमा, यहाँ आहार नाल सबसे मोटी दिखती है। यहाँ पर जो आहार नाल होती है वो सबसे मोटी हो जाती है। पहले पतली थी, फिर बाद में यहाँ पर सबसे मोटी आहार नाल यहाँ पर हो जाती है। ओके, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। इस अमाशय से क्या रिलीज होता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है और बाईं तरफ उपस्थित होता है, हमारी बॉडी के बाईं ओर उपस्थित होता है। ये बात आप जान चुके हैं। अमाशय 4 भागों में बटा हुआ होता है। फंडस, फंडस जो होता है उभरा हुआ भाग होता है। देखिए यहाँ पर कुछ हम पार्ट देख रहे हैं किसके, अमाशय के। तो अमाशय का सबसे बीच वाला भाग बॉडी कहलाता है। क्या कहलाता है, बॉडी कहलाता है। ये ऊपर वाला जो होता है ओइसोफेगस होता है, ग्रास नली होती है, ग्रास नली आकर यहाँ पर खुलती है। ये कार्डिक वाला पार्ट होता है जहाँ पर ये खुलती है, ठीक है। और सबसे ऊपर वाला भाग जो कि अमाशय का होता है उसे हम फंडस बोलते हैं। इसके बीच वाला भाग जो होता है वो कार्डिक स्पेक्टर कहलाता है। और यहाँ पर ये वाला भाग जो होता है पाइलोरिक कहलाता है। फिर ये छोटी आंत में जाकर खुलता है, ये ड्यूडेनम में जाकर खुलता है। ड्यूडेनम जो होता है छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है। और ये वाला जो हिस्सा कहलाता है बॉडी के नीचे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहलाता है। तो यहाँ पर याद क्या रखना है आपको, याद यहाँ पर सिर्फ ये रखना है कि जो ग्रास नली होती है वो कहाँ पर खुलती है, स्टमक में जाकर खुलती है, ठीक है। और ये कहाँ पर उपस्थित होती है, ये अमाशय बाईं ओर उपस्थित होता है। इससे क्या रिलीज होता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। किस शेप का होता है, जे शेप का होता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अमाशय को 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले फंडस, यानी ये उभरा हुआ भाग होता है जो कि फंडस कहलाता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। और यहाँ पर जो कार्डिक वाला पार्ट होता है वो ग्रास नली से खुलता है,
ठीक है। कार्डिक वाला पार्ट जो ग्रासनली से खुलता है, और पाइलोरिक वाला पार्ट होता है ये छोटी आंत में खुलने का रास्ता होता है, फिर ये छोटी आंत में खुलता है, या जिसे हम ड्यूडेनम बोलते हैं। फिर ड्यूडेनम के बाद जिजुनम, जिजुनम के बाद इलियम। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं छोटी आंत के। तो पाइलोरिक वाला जो पार्ट होता है अमाशय में ही होता है, जो कि छोटी आंत में खुलने का एक रास्ता होता है। बॉडी जो होता है इस अमाशय का केंद्रीय भाग होता है, यानी बीच वाला भाग होता है। इस अमाशय गैस से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, यानी कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है अमाशय के अंदर, जठर ग्रंथियां जो होती हैं वो उपकला में पाई जाती हैं। इस अमाशय की उपकला में पाई जाती हैं, जो कि नलिकाकार संरचनाएं होती हैं, जिसमें कुछ सेल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए ये क्या है, ये मैंने एक अमाशय बना लिया, स्टमक बना लिया। अब हमने इसकी एक उपकला को काटा और इसको सूक्ष्म दृष्टि से देखा तो इस प्रकार की संरचना दिखाई दी। ये जो गड्ढा आपको दिख रहा है इसे हम गैस्ट्रिक पिट बोलते हैं, यहीं से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। यदि हम इसके एक पार्ट को यहाँ पर निकाल कर देखते हैं तो इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है, एक पार्ट को यहाँ पर हमने काट लिया, इस पार्ट को देखा सूक्ष्म दृष्टि से तो इस प्रकार का हमें दिखाई दिया। यहाँ पर म्यूकस नेक सेल्स होती हैं जो कि म्यूकस को सिक्रीट करती हैं, और यहाँ पर ओरिएंटिक सेल्स होती हैं जिसे हम पेराइटल सेल्स भी बोलते हैं। इनके नाम आपको पता होने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। और ये क्या है, एंट्रोएंडोक्राइन सेल्स यहाँ पर होती हैं। कुछ चीप सेल्स होती हैं जिसे हम जाइमोजन सेल्स या पेप्टिक सेल्स के नाम से जानते हैं। अब हमारी थोड़ी सी बात को ध्यान से समझिए। अब जैसे ही हम जब खाना हमारे मुंह में होता है, जब मुंह में खाना होता है और उसमें लार मिक्स हो जाती है, उसमें लार जब मिक्स हो जाती है तो क्या होता है, तो जब लार मिक्स हो जाती है तब हम उसे क्या बोल देते हैं, बोलस बोल देते हैं। चलिए मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ एक पॉइंट ताकि आपको ध्यान रहे। देखिए जब सिलाइवा और फूड जब आपस में मिल जाता तब हम उसे क्या बोलते हैं, बोलस बोल देते हैं। ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। तो जैसे ही जो लार होती है, जो हमारा सिलाइवा होता है जो कि मुंह में सिक्रीट होता है लार ग्रंथियों के द्वारा, और वो जो लार होती है वो भोजन से मिल जाती है, तब हम उसे क्या बोल देते हैं, बोलस बोल देते हैं। जब बोलस हमारे स्टमक में आता है, स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, और स्टमक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है और फिर बोलस में जाकर मिल जाता है, तब हम उसे क्या बोल देते हैं, काइम बोल देते हैं। ये बात आपको पता लग गई है। चलिए अब यहाँ पर हमने जितनी भी सेल्स के नाम देखें, अब हम इसको एक एक करके देखते हैं। देखिए जो ओरिएंटिक सेल्स होती है जिसे हम पेराइटल सेल्स बोलते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर इसी को देखते हैं। देखिए जो ओरिएंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स होती हैं इससे 2 कंपोनेंट या 2 पदार्थ सिक्रीट होते हैं। पहला है कैसल इंट्रिंसिक कारक यानी कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, और दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, तो जो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ये क्या करता है, ये विटामिन B12 के अवशोषण में सहायक करता है। यदि हमारे भोजन में विटामिन B12 होगा तब ये कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है विटामिन B12 को अवशोषित कर लेगा। और HCl क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, ये टाइलिन जो एंजाइम होता है उसको निष्क्रियकरण कर देता है। ठीक है, और जो बोलस में जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता है। जब मुंह से क्या आता है, मुख से जब बोलस बन जाता है, बोलस जब हमारे स्टमक में आता है तो स्टमक में यदि बोलस के अंदर क्या है, जीवाणु होते हैं, तब ये HCl जो होता है उसे नष्ट कर देता है। ठीक है, और क्या होता है, अमाशय को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। अमाशय जो होता है अमाशय में क्या प्रदान करता है, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। ठीक है, अम्लीय करता है अमाशय के जूस को। और क्या होता है, इनएक्टिव एंजाइम जो होता है उसे एक्टिव करने का ये कार्य करता है। भोजन कणों को नम तथा कोमल बनाता है, कौन, HCl। ठीक है, तो इसके ये कार्य होते हैं, ये कार्य आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं चीफ सेल। चीफ सेल्स को हम और कौन कौन से नाम से जानते हैं, जाइमोजन सेल या पेप्टिक सेल्स के नाम से जानते हैं। तो चीफ सेल्स जो होती है इसमें क्या होते हैं, कुछ इनएक्टिव एंजाइम सिक्रीट किए जाते हैं, जैसे प्रोपेप्सिन, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन। ये 2 एंजाइम जो होते हैं इनएक्टिव होते हैं, जो कि चीफ सेल्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। चीफ सेल्स अमाशय की एक सेल्स होती है जिसके द्वारा कुछ इनएक्टिव एंजाइम सिक्रीट किए जाते हैं। और जो ओरिएंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स होती है जिससे HCl क्या होता है वो सिक्रीट किया जाता है। तो HCl
इस एंजाइम को क्या करता है, एक्टिव कर देता है। अभी मैंने आपको बताया कि HCl क्या करता है, इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर जो प्रोपेप्सिन होता है या पेप्सिनोजन होता है, HCl की मदद से एक्टिव हो जाता है और पेप्सिन में बदल जाता है। प्रोरेनिन जो होता है HCl की मदद से एक्टिव हो जाता है और रेनिन में बदल जाता है। ठीक है, तो ये एक्टिव एंजाइम हो गए। अब ये कार्य करने लगेंगे। देखिए, जो मिल्क प्रोटीन होता है, मिल्क प्रोटीन क्या होता है, कैसीन होता है। मिल्क प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, कैसीन बोलते हैं। ओके, कैसीन जो होता है वो सोल्यूबल होता है, पानी में घुल जाता है। ठीक है, इसमें जो रेनिन एंजाइम होता है वो कार्य करता है। ये क्या करवाता है, ये कैल्शियम पैराकेसिनेट में इसे तोड़ देता है। ठीक है, जो कैसीन, मिल्क प्रोटीन कैसीन होता है, ये सोल्यूबल होता है, जो कि रेनिन एंजाइम से टूटकर इनसोल्यूबल में बदल जाता है, जिसे हम कैल्शियम पैराकेसिनेट बोलते हैं, इस एंजाइम की मदद से। तो ये क्या करता है, ये जो रेनिन एंजाइम होता है मिल्क को डाइजेस्ट नहीं करता है, मिल्क को डाइजेस्ट नहीं करता है, डाइजेशन के काबिल बना देता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट में तोड़ देता है। अब कैल्शियम पैराकेसिनेट जो होता है ये अच्छी तरह से हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन जो कैसीन प्रोटीन होता है ये इस फॉर्म में डाइजेस्ट नहीं होगा, इसे रेनिन की मदद से तोड़ेंगे और इनसोल्यूबल कैल्शियम पैराकेसिनेट में तोड़ देंगे और ये हमारी बॉडी में अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो रेनिन एंजाइम होता है वो यहाँ पर कार्य करता है। ये जो मिल्क प्रोटीन होता है ये बच्चे में अधिक पाया जाता है, मिल्क प्रोटीन, क्योंकि वो अधिक दूध पीता है, पूरे दिन भर वो दूध ही पीता है, तो इसीलिए उसमें रेनिन एंजाइम भी अधिक पाया जाता है। ठीक है, और कैसीन प्रोटीन भी अधिक पाया जाता है और ये कैल्शियम पैराकेसिनेट में टूटता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, बच्चे में ये कैसीन प्रोटीन अधिक पाया जाता है और ये रेनिन एंजाइम भी अधिक पाया जाता है। ओके, और यहाँ पर जो प्रोटीन होता है, यदि भोजन में हमारे प्रोटीन है, अमाशय में भोजन आया है, यदि उसमें प्रोटीन है, तो ये पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन क्या करता है, उसे पेप्टोन्स में तोड़ देता है। प्रोटीन को पेप्सिन की मदद से पेप्टोन्स में बदल देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो चीप सेल्स होती हैं, अमाशय की चीप सेल्स होती हैं, वो इस प्रकार से तोड़ देती हैं। ठीक है, इतनी बात हम जान चुके हैं। अब बात करते हैं इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, हमारी बॉडी में दो इंटेस्टाइन होती हैं, छोटी इंटेस्टाइन और बड़ी इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो क्या होता है, स्टमक के नीचे होती हैं। स्टमक के बाद क्या होता है, स्टमक जो होता है, स्टमक के बाद ये जो इंटेस्टाइन होती है, सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाता है, फिर बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाता है। तो स्टमक से जो भी खाना पचा हुआ होता है वो कहाँ जाता है, फिर वो इंटेस्टाइन में जाता है, कौन सी वाली, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जब पच जाता है पूरी तरह से, तब ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो इंटेस्टाइन स्टमक के नीचे होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो खाना सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ये बात आप जान चुके हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, वो तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले ड्यूडेनम, जिजुनम, इलियम, तीन प्रकार की इंटेस्टाइन होती है। और सबसे आखिरी वाला जो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो किस में खुलता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, खाना ड्यूडेनम में जाता है, फिर जिजुनम में जाता है, जिजुनम के बाद इलियम में जाता है, इलियम से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है। अब क्या देखते हैं, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है। ड्यूडेनम क्या होता है, अमाशय के पाइलोरी कैनाल से जुड़ा हुआ होता है। अभी मैंने आपको अमाशय का स्ट्रक्चर दिखाया, उसमें पाइलोरी कैनाल थी और पाइलोरी कैनाल से ये क्या होता है, ड्यूडेनम जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और अकुंडलित होता है, ये कुंडलित नहीं होता, अकुंडलित होता है, लंबा होता है, सी आकार का होता है, सी शेप में होता है ड्यूडेनम। और इसमें पित्ताशय की नलिका और अग्न्याशय की नलिका इसमें खुलती है। पित्ताशय की नलिका यानी गैल ब्लैडर जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, और अग्न्याशय यानी पेनक्रियाज की नलिका जो होती है वो ड्यूडेनम में आकर खुलती है। ये बात हम जान चुके हैं। अब बात करते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, उसका दूसरा पार्ट होता है जुजनम। जुजनम जो होता है वो कुंडलित भाग होता है इस प्रकार का। ठीक है, ये जुजनम होता है कुंडलित भाग होता है और मध्य में स्थित होता है, यानी छोटी आंत के बीच में उपस्थित होता है। ठीक है, और सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है छोटी आंत का, उसे हम इलियम बोलते हैं।
इलियम सबसे नीचे का हिस्सा है, छोटी आंत का सबसे नीचे का हिस्सा क्या बोलता है, एलियम कहलाता है। ये बड़ी आंत जुड़ता है, यानी ये बड़ी आंत में जुड़ता है। जो इलियम वाला हिस्सा होता है ये किस में जुड़ता है, बड़ी आंत में जुड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए ये है बड़ी आंत, ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत में ये जो क्या है, ये इलियम है, छोटी आंत का सबसे आखिरी हिस्सा है। ये क्या करता है, ये इस बड़ी आंत में जुड़ जाता है और खाना इसके अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। और क्या है, और जब हम इलियम वाला जो पार्ट होता है इसको हम थोड़ा सा काटते हैं और सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो इस प्रकार का यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर ये क्या पाई जाती है, माइक्रोबिलाई यानी सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। सूक्ष्मांकुर का मतलब होता है कुछ ना कुछ चीज़ को अवशोषित करना। ओके, तो इस प्रकार से इसको थोड़ा सा हमने और जूम किया तो इस प्रकार का हमें दिखाई दिया। ये जो आपको दिख रही है, ये गड्ढा जो दिख रहा है इसे हम लीवर कुहान की दरारें बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम लीवर कुहान की दरारें बोलते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि लीवर कुहान की दरारें कहाँ प्रेजेंट होती हैं, इलियम में प्रेजेंट होती हैं, यानी छोटी आंत में प्रेजेंट होती हैं। और पाचन की जो क्रिया होती है वो पूरी हो जाती है। किसके अंदर पाचन की क्रिया पूरी होती है, इस इलियम के अंदर, यानी छोटी आंत के अंदर पूरी की पूरी जो क्रिया होती है वो कंप्लीट हो जाती है। माइक्रोबिलाई जो होती है, जो भोजन के द्वारा जो भी कंपोनेंट भोजन से प्राप्त होते हैं ये अवशोषित कर लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, इस पाचन की क्रिया जो होती है छोटी आंत में कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। जो बड़ी आंत होती है उसको 3 भागों में बांटा गया है। स्टूडेंट, उसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है बड़ी आंत को। पहला है सीकम, कोलन, रेक्टम। ये 3 भागों में बांटा गया है बड़ी आंत को। ओके, सीकम वाला जो पार्ट होता है उसको मैं आपको अच्छी तरह से बता दूंगा। चलिए पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं बिल्कुल ध्यान से। जितना मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपको उतना देखना है। ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, लाल कलर से मैंने बना दिया है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है किसका, बड़ी आंत का। और ये छोटी आंत का आखिरी वाला पार्ट है इलियम, जो कि जुड़ा हुआ है बड़ी आंत में। ओके, जब ये इलियम वाला पार्ट है इसे हमने इलियम बोल दिया, छोटी आंत का आखिरी वाला पार्ट। और ये जहाँ पर जुड़ता है उसे हम क्या बोल देते हैं, इलियोसिकल बाल्ब बोल देते हैं। इलियोसिकल जो बाल्ब होता है वो यहाँ पर बन जाता है जब छोटी आंत जो होती है बड़ी आंत में जुड़ती है, तब हम उसे क्या बोल देते हैं, इलियोसिकल बाल्ब बोल देते हैं, जहाँ पर ये जुड़ती है। ठीक है, जो दरवाज़ा होता है छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने वाला जो दरवाज़ा होता है उसे हम इलियोसिकल बाल्ब बोल देते हैं। और ये क्या होता है, सीकम होता है, यहाँ पर ये सीकम होता है जहाँ पर ये जो छोटी आंत होती है वो खुलती है। और ये क्या होता है, रेक्टम, ये वाला, ये जो होता है इसे हम रेक्टम बोलते हैं। और जो यहाँ पर लटका हुआ छोटा सा भाग दिख रहा है आपको, इसे हम बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसे हम असेंडिंग कोलन बोलते हैं, असेंडिंग कोलन बढ़ता हुआ क्रम। और इसे ट्रांसवर्स कोलन बोलते हैं, और इसे डिसेंडिंग कोलन बोलते हैं, यानी घटता हुआ क्रम। ठीक है, यानी घटता हुआ। ठीक है, और इसे हम सिगोमॉइड कोलन बोल देते हैं। इतने पार्ट को हम इसे सिगोमॉइड कोलन बोल देते हैं। और इसे हम क्या बोल देते हैं, एनस, जिसे हम हिंदी में गुदा बोलते हैं। और यहाँ से जो खाना होता है, अपचित जो खाना होता है वो बाहर निकल जाता है, किसके द्वारा, एनस के द्वारा। इतनी बात आप जान चुके हैं, ये बड़ी आंत हो गई। तो देखिए सबसे पहले हम सीकम वाले पार्ट को देखते हैं। सीकम में क्या क्या है, देखिए इलियम का अंतिम सिरा होता है, यानी छोटी आंत का जो आखिरी वाला हिस्सा होता है उसका अंतिम सिरा होता है। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है, किसमें, बड़ी आंत में खुलता है, जिसे इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। इलियोसिकल जो वाल्व होता है छोटी आंत और बड़ी आंत को खुलने का दरवाज़ा होता है, इलियोसिकल वाल्व। और सीकम में खुलता है, किसमें खुलता है, ये सीकम होता है, इसमें ये खुलता है, कौन, छोटी आंत। ओके, इतनी बात आप जान चुके हैं। इसमें कुछ सहजीवी जीवाणु होते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं। इस सीकम के अंदर कुछ क्या होते हैं, सेलुलोज को पाचन करने वाले, जो सेलुलोज होता है जो कि पेड़ पौधों में पाया जाता है, उसको पाचित करने के लिए इसमें कुछ जीवाणु होते हैं। लेकिन मनुष्य में कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन मनुष्य में क्या होता है, इसका कोई महत्व नहीं होता है। इसीलिए जो सेलुलोज पचाने वाले जो जीवाणु होते हैं वो यहाँ पर बहुत धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसका कार्य ही नहीं है। क्योंकि पहले के जो मनुष्य थे, जो 1000-2000 साल पहले वनमानुष जो थे, वो क्या करते थे,
वो पेड़ पौधों को खाते थे, उनके पत्ते भी खाते थे, उसमें सेलुलोज एंजाइम काफ़ी ज़्यादा होता है था, ताकि जो पेड़ पौधे के जो पत्ते थे उनको अच्छी तरह से पचा सके। लेकिन अब क्या होता है, अब हम जो भोजन है वो उसे पका कर खाते हैं, तो क्या होता है कि जो सहजीवी जीवाणु होते हैं सेलुलोज एंजाइम के, तो इनका कोई कार्य ही नहीं होता है सेलुलोज एंजाइम का, इसीलिए यहाँ पर जो सेलुलोज एंजाइम होता है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, अब धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, अवशेषी हो जाएगा हमारे शरीर में। ओके, तो लेकिन मनुष्य में इनका कोई महत्व नहीं होता है, अब इसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि पत्ता आप कोई खाता ही नहीं है, पहले खाते थे। ठीक है, तो इतनी बात आप जान चुके हैं। अब कोलन जो होता है, कोलन ये वाला, ये असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन। कोलन गुदीय नाल में खुलता है, ये वाला जो कोलन होता है ये गुदीय नाल में खुलता है, यानी एनस में खुलता है। ठीक है, नाल गुदा में खुलती है। टिनिकोलाई स्ट्रक्चर इसका, टिनिकोलाई, इसको कोलाई में स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, टिनिकोलाई स्ट्रक्चर बोल देते हैं। और जो रेक्टम होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट वाला हिस्सा होता है, मलाशय, यानी रेक्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, मलाशय बोलते हैं। तो मलाशय एक छोटी थैली नुमा रचना होती है, मलाशय जो होती है ये वाला मलाशय है, रेक्टम है। ठीक है, ये कैसी होती है, छोटी थैली नुमा रचना होती है। इसमें अपचित भोजन इकट्ठा होता है, जो भोजन अपचित होता है, जो पच नहीं पाता है, वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है मलाशय में। और इसमें दो पेशियाँ पाई जाती हैं, ऐच्छिक पाई जाती हैं, अनैच्छिक पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें दो पेशियाँ पाई जाती हैं मलाशय में, एक तो ऐच्छिक होती है, एक तो हमारे कंट्रोल में होती है, और एक हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो दो पेशियाँ पाई जाती हैं, ऐच्छिक अनैच्छिक। ठीक है, और गुदा से फिर बाद में खाना जो होता है, गुदा से खाना बाहर हो जाता है, यानी मलाशय में इकट्ठा होता है, फिर बाद में गुदा से खाना बाहर हम कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हमने आपको बता दिया, यानी लगभग हमने आपको सारे अंग बता दिए। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो आप लाइक कर दीजिएगा, यदि कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आप सारी वीडियो देखना चाहते हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जियोलॉजी थ्योरी पेपर की, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। ओके, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, मैं आपको बिल्कुल हिंदी में समझाता हूँ, अच्छी तरह से समझाता हूँ, और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।